नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के मध्य प्रदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने पिछले एपिसोड में हमने मध्य प्रदेश का जो प्राचीन इतिहास है वहाँ से इतिहास सेक्शन की शुरुआत की है। तो इसी श्रृंखला में आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो इतिहास है, और उसमें भी खास तौर पे महाजनपद काल और जो भी मौर्यकालीन मध्य प्रदेश है उससे जुड़ी भी जो भी खास बातें हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती हैं, उन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में 16 जो महाजनपद हैं उनका उल्लेख देखने को मिलता है, और इसमें से 2 जो महाजनपद हैं इनकी राजधानी मध्य प्रदेश में स्थित थी, अवंती महाजनपद और चेदी महाजनपद। कई बार ये आपसे एग्जाम में पूछा भी है। 16 जो महाजनपद हैं इनकी जानकारी प्रमुख रूप से कहाँ से हमें मिलती है, तो इसमें आप देखेंगे जो भी बौद्ध ग्रंथ हैं उनके जो अंगुत्तर निकाय है या जैन ग्रंथ का जो भगवती सूत्र है उससे खास तौर पे हमें इनकी जानकारी मिलती है। थोड़ा सा इसका जो क्लासिफिकेशन है उसकी अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के जो भी महाजनपद हैं, अवंती महाजनपद और चेदी महाजनपद, और इसमें उत्तरी अवंती, दक्षिणी अवंती, और फिर इनकी जो राजधानी है वो उज्जैनी है, और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती है। चेदी जो महाजनपद है इसकी राजधानी सुक्तिमती है। यमुना और विंध्य जो पर्वत है उसी के मध्य ये स्थित है। अब एक एक करके थोड़ा सा इन पर हम बात करें। अवंती जो महाजनपद है ये 2 नदियों से संबंधित है। किस किस नदी के बीच में ये डेवलप था, तो यहाँ पर चंबल नदी है और नर्मदा नदी है, तो इन्हीं के बीच में इसकी अवस्थिति है। और अवंती के जो राजा हैं चंड, प्रद्योत बुद्ध और हर्यक वंश के जो शासक बिंबिसार हैं इनके समकालीन माने जाते हैं। तो इस थोड़ा सा एक जो हिस्टोरिकल कंपैरिजन है वो भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। स्कंद पुराण में अवंती को प्रसिद्ध वाणिज्यिक और विज्ञान के साथ ही साहित्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है। और अवंती के अंतर्गत जो मुख्य जनपद थे उसमें आप देखेंगे तो पहला जो जनपद था वो वत्स था और दूसरा अनूप था। वर्तमान में जो उस समय का जो वत्स जनपद था, वर्तमान में अगर हम देखेंगे कि आज ये किस नाम से जाना जाता है, तो इसका वर्तमान जो नाम है आज के आधुनिक समय में देखेंगे जो भी ग्वालियर वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, वो इसी वत्स के नाम से जाना जाता है। और जो अनूप उस समय का जो महाजनपद था उसका वर्तमान जो क्षेत्र जिससे संबंध है वो क्या है, वो निमाड़ क्षेत्र से इसका संबंध जुड़ता है। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा देखिए जो भी चेदी महाजनपद है, वर्तमान का जो भी बुंदेलखंड वाला पूरा क्षेत्र है वो किसके तहत आता था, तो वो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता है। यहाँ इस क्षेत्र का जो संबंध है वो किस नदी से है, तो केन नदी के किनारे चेदी महाजनपद की जो राजधानी है वो सुक्तमती अवस्थित था। तो संबंध किस नदी से है, तो केन नदी से। चेदी के अंतर्गत जो प्रमुख जनपद थे उसमें पहला जो जनपद था वो तुंडिकर था और दूसरा क्या था, वो एरड़ था। तो वर्तमान में देखेंगे कि अगर तुंडिकर क्षेत्र की बात करेंगे तो इस समय ये किस क्षेत्र से जुड़ता है, तो जो दामोह वाला क्षेत्र है वही तुंडिकर था उस समय। और एरड़ वाला जो महाजनपद था, अगर इस जनपद की हम बात करें, जनपद है महाजनपद नहीं है, तो इसका जो संबंध है वर्तमान में जो सागर है उस डिस्ट्रिक्ट से जुड़ता है। खास बात है कि शिशुपाल महाभारत काल में जो चेदी है उसका राजा था जिसे चंदेरी कहा जाता था, और उन्हें चेदी नरेश के नाम से भी जाना जाता था, और उनकी राजधानी बूढ़ी जो चंदेरी है वो थी। तो ये कुछ फैक्चुअल डेटा है। मौर्य काल में जो भी मध्य प्रदेश है उसकी अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो यहाँ पर मैप दिया गया है। मध्य प्रदेश मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, और इसकी भौगोलिक स्थिति ने इसे साम्राज्य के स्तर पे, प्रशासन के स्तर पे, व्यापार के स्तर पे, सांस्कृतिक गतिविधियों के स्तर पे देखें तो एक महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो बनाया। जो प्रमुख क्षेत्र थे उसमें अगर आप देखेंगे तो अवंती था, ये सबसे महत्वपूर्ण था। अगर इसके नाम की बात करें कि आज किस नाम से जाना जाता है, तो उज्जैन है। और ये फेमस किस लिए था, तो जो भी मौर्य प्रशासन है उसके पश्चिम हिस्से का मुख्य केंद्र था ये, और मौर्य साम्राज्य का ये सबसे महत्वपूर्ण प्रांत था। दूसरा अगर आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में किसका नाम आता था, तो दूसरा जो नाम आता था वो विदिशा का आता था। विदिशा महत्वपूर्ण तौर पे देखेंगे मौर्य काल में क्या था, सबसे महत्वपूर्ण था, एक व्यापारिक क्षेत्र था और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था। सांची की बात करेंगे तो ये बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण
स्थल था। और जो महिष्मती है या महिष्मती है, ये वर्तमान जिसे महेश्वर कहा जाता है, तो नर्मदा नदी के किनारे अवस्थित एक प्रशासनिक क्षेत्र था। ये क्या था? ये एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं प्रशासनिक, और कह सकते हैं कि विभिन्न जो व्यापारिक जो स्थिति है, तो व्यापार के दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण एक स्थल था। इसके अलावा जो भी मौर्य प्रशासन है और मध्य प्रदेश की, तो देखिए इसमें जो प्रशासनिक स्ट्रक्चर था उस पर अगर हम बात करेंगे तो मौर्य साम्राज्य को जो अलग अलग जनपद हैं जिन्हें प्रांत कहते थे उसमें विभाजित किया गया था, जिसमें उज्जैन, विदिशा जैसे जो स्थान हैं ये मौर्य प्रशासन के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो उज्जैन और विदिशा सबसे खास थे। प्रांतों की जो देखभाल रेगुलेशन की बात की जाती थी वो राज्यपाल करते थे, जिसे उस समय महामात्र कहा जाता था, वो नियुक्त किए जाते थे। आप सीरियल में देखे भी होंगे कि इस तरह के जो भी आप प्राचीन जो काल के आधारित जो सीरियल हैं उनमें आपको इस तरह के महामात्र वर्ड यूज करते हुए आप सुने होंगे, देखे होंगे। मौर्य काल में देखें तो अवंती प्रदेश का कुमारामात्य अशोक हैं, ये महान थे और अपने पिता की जो भी मृत्यु है उसके बाद मगध के शासक बने थे। आर्थिक अगर गतिविधियों की बात करें इस क्षेत्र की, तो जो भी मध्य प्रदेश है वो कृषि, व्यापार, हस्तशिल्प के लिए सबसे फेमस था उस समय। और नर्मदा नदी के आसपास के जो क्षेत्र हैं ये सिंचाई के दृष्टिकोण से व्यापारिक मार्गों के लिए सबसे खास थे। विदिशा, उज्जैन, महेश्वर जैसे ये तीनों जो स्थान हैं ये महत्वपूर्ण थे। तो ये शहर के व्यापार के लिए बड़े केंद्र थे, जहाँ से क्या होता था कि बड़े स्तर पे मालवा, दक्कन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित थे। तो ये हमने देखा। एक और डेटा है सांची स्तूप, ये पूछा जाता है, इसी कालक्रम से जुड़ता है। रायसेन जिले में ये अवस्थित है सांची का महान स्तूप। अशोक के समय ये बनाया गया था और ये बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध स्मारक माना जाता है। स्तूप में तोरण जो निर्माण है ये पुष्यमित्र शुंग ने कराया और ये बौद्ध धर्म के प्रचार और संघ के महत्व को क्या करता है, दर्शाता है। खोजकर्ता कौन है? 1818 में इसकी खोज जनरल टेलर ने की थी। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में 1989 में इसे शामिल किया गया। अगर थोड़ा सा हम विदिशा की बात कर लें तो सिंगली जो परंपरा है उससे ज्ञात होता है कि अशोक की जो पत्नी है श्री देवी, इसका ये गृहनगर था। और दूसरी बात करें तो श्री जो देवी है उसने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था। श्री देवी एक श्रेष्ठ व्यापारी की पुत्री थी और महाबोधि वंश में श्री देवी का नाम वैदिश महादेवी मिलता है और इसे शाक्य जाति से जुड़ा हुआ बताया जाता है। इसी से देखेंगे तो अशोक के जो पुत्र महेंद्र और जो पुत्री संघमित्रा है, इन दोनों का भी जन्म हुआ था, ऐसा उल्लेख मिलता है। और विदिशा मौर्यकाल व्यापार और धर्म के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण उस समय का केंद्र था। कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख और अभिलेखों की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में अशोक के कई शिलालेख मिलते हैं जिनमें उनकी नीति और धर्म का खास तौर पे उल्लेख देखने को मिलता है। जो भी गिरनार और सांची के शिलालेख हैं, अशोक के जो धम्म है उसका प्रसार वो करते हैं। और जो भी गुर्जरा है, दतिया है, उसमें मौर्यकालीन जो अवशेष हैं ये अशोक के क्या है, अभिलेख के रूप में देखे जाते हैं। तो इस शिलालेख में अशोक का नाम आप देख सकते हैं देवना या प्रियदर्शी के रूप में मिलता है। और भारत में जो भी मौर्यकाल है उसके जो अंतिम चरण है उसमें लगभग 7 जो नगर राज्य हैं वो स्थापित हुए थे। और ये नगर राज्य थे एरण, त्रिपुरी, भागिल, महिष्मती, उज्जैनी, विदिशा और पद्मावती। तो ये नाम कई बार आपसे पूछा गया है तो इसको याद रख सकते हैं। एरण नगर राज्य में देखेंगे तो जो भी सिक्के हैं, सिक्कों पर एरण लेख में मिलता है जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व ब्रह्मलिपि में लिखा हुआ आपको मिल जाता है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिलती हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मध्य प्रदेश के क्षेत्र पर जो भी शुंग वंश है, जो भी सातवाहन वंश है, उनका अधिकार हो जाता है। अगर हम थोड़ा सा मौर्य जो कालीन मध्य प्रदेश है अगर उसके महत्व की बात करेंगे कि किस कारण से वो महत्वपूर्ण है, तो सारे कारण हैं। राजनीतिक एकता है, धार्मिक प्रचार है, कला वास्तुकला है, आर्थिक समृद्धता है। क्योंकि अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो उस समय मौर्य साम्राज्य ने मध्य प्रदेश को एक केंद्रीकृत प्रशासनिक जो ढांचा है वो प्रदान किया था। धार्मिक प्रचार की बात करेंगे तो खासतौर पे बौद्ध और जैन धर्मों का जो व्यापक प्रसार है वो एमपी में, मध्य प्रदेश में हुआ था उस कालक्रम में। और कला वास्तुकला के दृष्टिकोण से मौर्य कला में जो भी स्थापत्य कला है उसको एक खास नई दिशा, एक नई ऊंचाई मिली थी। व्यापार, कृषि के क्षेत्र में देखेंगे तो जो आर्थिक एक स्थिरता है
वो भी इस काल में देखने को मिलती है। तो आर्थिक समृद्धता के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मध्य प्रदेश का वो जो मौर्यकालीन काल था वो महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण अशोक के जो शिलालेख हैं उनको आप देख सकते हैं कहाँ पर हैं। तो इसमें जो गुर्जरा है ये दतिया में आपको देखने को मिलेगा, रूपनाथ सिहोरा में जबलपुर में, और पान गुडरिया जो है ये सीहोर में, और सारू मारू जो है ये सीहोर में, सांची जो है ये रायसेन में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ प्रमुख जो शिलालेख हैं उनकी अवस्थिति है। एक बार क्या करिए, मैप लीजिए और मैप में पुराना जो मैप है प्रिंट निकालिए, उसमें लोकेट करिए और रिलेटेड जो फैक्ट हैं वहीं पर नोट कर लीजिए। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, पूरा आप टॉपिक तैयार कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक और टॉपिक पर चर्चा करने के लिए फिर आपसे रूबरू होंगे। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं। आज इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।